नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पत्नी से पति का दूसरा भाग। आवाज शरु शर्मा। मिस्टर सेठ आंखें फाड़कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में तो आओगी ना? गोदावरी बोली, हाँ जरूर आऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। गोदावरी बोली, अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का मैं पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा। काफी गुस्सा होकर बोले कि नतीजा बहुत बुरा होगा। गोदावरी बोली, मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ बहुत गुस्सा हुए, धमकियां देने लगे, आखिर मुंह फेर कर लेट गए। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ नहीं कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची, वहां तो कई हजार आदमियों और औरतों का जमावा था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन जिसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा वह काफी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें मैं भी कुछ डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था, न जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची, उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कौतूहल हो रहा था। कौतूहल मतलब बहुत ही जिज्ञासा हो रही थी कि अंधे ने क्या दिया। कहीं 1 आध पैसा मिल गया होगा, दे दिया। दिन भर गला फाड़ता है, तब भी तो उसे बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना विश्वास और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते रहते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की परवाह कौन करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर फिर गाना गाने लगा। वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गाना क्या गाता है कि वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, यह वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस 1 पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपए से कम नहीं है। शायद यही इस गरीब की सारी बिशात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई भी संदेह नहीं मालूम होता है। हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण, या अब इस योग्य नहीं रहे कि कुछ काम कर सकें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य नहीं छोड़ी है। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए, वह गा रहा है कि वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग! क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि यह किसी
किसकी आवाज है? आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या यह वही पैसा तो नहीं जो रात को मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने समीप जाकर पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से रह गया, क्योंकि यह वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसकी त्याग का स्मरण करके गोदावरी बहुत ही दुखी हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप यह पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपए आपको दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे के दाम 5 रुपए दे रही है। दूसरी आवाज आई, 10 रुपए। फिर उसी भीड़ में से तीसरी आवाज आती है, मैं 20 रुपए। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहां कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में इस स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके हाथ में यह पैसा नहीं जाना चाहिए। वह समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार को खरीद लिया है। गोदावरी ने कहा, 40 रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा, मैं 50 रुपए दूंगा। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गई, मानो कह रही हूं, अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा, मैं 100 रुपए दूंगी। धनी आदमी ने भी तुरंत कहा, 120 रुपए मैं दूंगा। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। समझ गए इसी के हाथ विजय रहेगी। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकला 150 रुपए दूंगी कि चारों तरफ तालियां बजने लगी। माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो रहे हैं। फिर उसी आदमी ने कहा, मैं 250 रुपए दूंगा। गोदावरी बोली, मैं 200 रुपए दूंगी। फिर चारों तरफ से तालियां बजने लगी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी। गोदावरी विजय के घर पर नम्रता का पर्दा डालते हुए खड़ी थी। हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीबी है, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुना दिया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारा शरीर शून्य हो गया हो। फिर दोनों मुट्ठियां उन्होंने गुस्से में बांध ली, दांत पीसे, ओठ चबाए और उसी वक्त घर की तरफ चल दिए। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी जितनी आज चल रही थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिंगारी भरी आंखों से देखते हुए गोदावरी से कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिख पुतवाना चाहती हो? गोदावरी बहुत ही शांत भाव से बोली, कुछ मुंह से भी तो कहो या गालियां ही देते जाओगे? तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी तो क्या मेरे मुंह में कालिख नहीं लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए क्या कौन दूसरा सा सहारा होगा? मिस्टर सेठ बोले, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है।
तुमने मेरे रुपए दे दिए क्यों? गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा। इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ। मिस्टर सेठ दांत किटकिटा कर बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है। गोदावरी बिल्कुल गलत। गोदावरी बोलती है कि यह बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अधिकार है उतना ही मुझे भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब यह अधिकार नहीं रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पे फेंका कि वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और गुस्से में बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारे इस उदंडता का क्या नतीजा होगा? मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बतलाओ क्या जवाब दूंगा? जब यह हाजिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही हो तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना होगा। सेठ जी बोलते हैं कि जब चारों तरफ यह शोर है कि सरकार कांग्रेस से मतलब अंग्रेज और कांग्रेस के बीच में काफी दुश्मनी चल रही है तो इस समय कांग्रेस का मदद करना हमारा सरकार के मतलब अंग्रेजों के साथ दुश्मनी मोल लेना होगा। तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद, तुमने तो की ना। इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे? चोरी की बात और है गोदावरी, यह बात कुछ और है। तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है? सेठ, हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा यह है कि हम कांग्रेस की मदद करें। गोदावरी कहती है, मैं यह नहीं समझता था। अगर तुमने यह नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम था। रोज अखबारों में देखती हो, फिर भी मुझसे पूछती हो। एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने के लिए बैठते हैं। कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबिर लगा दिए गए हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखी जाए। चोरों के साथ तो उनकी सख्ती कभी नहीं की जाती। गोदावरी बोलती है कि चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती, इसलिए हजारों चोरियां और डाके और खून रोज होते ही रहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चल पाता, ना पुलिस इनकी परवाह कर सकती है। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती, सरकार को चोरों से भय नहीं। मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है, फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। सरकार को चोरों से कोई भय नहीं। चोर सरकार पर चोट नहीं करता, कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है। इसलिए कांग्रेस भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का नियम है। मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले गए तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। ना जाने आज वहां क्या हाल होगा। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सिर पर लटक रही है। साहब की मोटर की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वो अपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब आकर बैठ जाते थे तब आध घंटे के बाद मिसलें लेकर पहुंचते थे। आज वह बरामदे में खड़े थे। साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन
वह हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूख रही थी कि देखे कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब जो ही कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दियासलाई मेज पर रख दी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे। एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया है। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी है। सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे। साहब ने फिर गरज कर कहा, तुम दगाबाज आदमी है। मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा। बोले, मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में नहीं होगा। फिर साहब बोले, तुम नमक हराम आदमी है। मिस्टर सेठ के चेहरे पे सुर्खी आई। आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं साहब। फिर साहब बोले, तुम शैतान आदमी है। मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं साहब। ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है। फिर साहब बोले, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपए इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस पर चंदा दिलवाओ। तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता है। मिस्टर सेठ को अब अपनी सफाई देने का अवसर मिला। बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था, जहां मिस फ्रांस का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहां से लौटा तो मुझे यह सारी खबर मिली। फिर साहब बोले, ओह, तुम हमको बेवकूफ बनाता है। यह बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज का पारा उबल के दर्जे तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, उनके जिनके पास बड़े बड़े ताल्लुकदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ बनाए। उसके लिए यह असहाय था। रूल उठाकर दौड़ता है। लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूं वह हर इस तरह की खुशामद किया करते थे, लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घूसा साहब के मुंह पर दिया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह इस मुट्ठी प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उनकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में जाकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वह अपने साहस पर प्रसन्न थे। इसकी बदमाशी तो देखो कि मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। मेवारों को लिए घुमा फिर करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझसे शेर बन रहा है। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर नहीं रहेगा। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो ही गई, अब रोटियों को भी मुमताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं। बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी हैं हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी हैं, मगर अंग्रेजों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ गई होगी। न्याय की किसी से आशा नहीं की जा सकती। अब यहां से निकल जाने में ही भलाई है। उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त।
दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज तुम जल्दी कैसे आ गए? मिस्टर सेठ बोले, गुस्से हुए आंखों से देखते हुए बोले, जिस बात पर लगी थी वह हो ही गया, अब रो, सिर पर हाथ रख के। गोदावरी बोलती, बात क्या हुई, कुछ बताओ तो सही। सेठ बोले, बात क्या हुई? उसने आंखें दिखाई, मैंने चाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी बोली, इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी? सेठ बोला, और क्या सिर के बाल नचवाता? तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं कल अलग होना ही पड़ता। गोदावरी बोली, खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ। गोदावरी, सेठ ने ओठ चबाकर कहा, लजाओगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक जरूर छिड़कोगी। गोदावरी बोली, मैं लज्जा क्यों करूं? मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम्हारी बेड़ियां कट गई अब। सेठ, आखिर को सोचा है काम कैसे चलेगा? गोदावरी बोलती है, सब सोच लिया है, मैं चलकर दिखा दूंगी तुम्हें। हाँ, मैं जो कुछ भी कहूं वह तुम किए जाना। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पे चलती थी, अब से तुम मेरे इशारों पे चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी, तुम जो कुछ सिखाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे पहनती थी, महल में रखते थे महल में रहती थी, झोपड़ी में रखते थे झोपड़ी में रहती थी, उसी तरह तुम भी रहना। मैं जो कुछ भी कहूं चुपचाप करते जाना, जो काम करने को हुक्म दूं वह चुपचाप करना, फिर देखो कैसे काम नहीं चलता है। बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे, आज से मैं तुम्हारी पति हूं। सेठ जी उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गुलामी के समय लोगों ने अपने आत्मसम्मान के साथ काम किया। आप सब आज के जीवन में अपना सम्मान बनाए रखें, कहीं भी किसी भी तरह से ना झुकें, पर अकड़ भी ना रखें, नम्रता के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।